रही है, कैसा रुख है? हमारे साथ दो मेहमान खास जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी, जो कि पूर्व डीजी है इन्फेंट्री के, और रिटायर्ड विंग कमांडर सुखवीर धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने 3 वॉर खुद लड़े हैं, चाइना और पाकिस्तान के साथ ये युद्ध में शामिल थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुखवीर धनखड़ जी, आपसे सवाल, ये पाकिस्तान का क्या रुख है? आप बैट की तैनाती करते हैं, आत्मघाती हमले की साजिश रचते हैं, उसके बाद अब दया की भीख भी मांगते हैं, शांति की अपील करते हैं। देखिए, ये इनका फेस सेविंग अटेम्प्ट है, अपनी इज्जत बचाने का यह है। और F-16 एयरक्राफ्ट इन्होंने बॉर्डर पे भेजे हैं कि इनको कोई अपॉर्चुनिटी टारगेट मिल जाए करके, और फिर जैसे कि बाई चांस ये हेलीकॉप्टर अपना क्रैश हो गया है और उसको उसने क्लेम कर लिया है विदाउट रियलाइजिंग कि वो हेलीकॉप्टर 80 माइल्स इनसाइड इंडियन टेरिटरी क्रैश हुआ है, लेकिन उनको खबर मिली और इन्होंने क्लेम कर लिया कि ये हमने मारा। तो उधर हमारे मेरा 2000 में इनको F-16 को इंटरसेप्ट किया और एक F-16 मार गिराया भी है जी। चाहे पाकिस्तान इस पे कितनी ही कितना और ये शायद एक बहुत बड़ा झटका है कि मिराज जैसा पुराना आपका एक फाइटर F-16 को गिरा देता है। मिराज और F-16 में मिराज इज ए सुपीरियर एयरक्राफ्ट। F-16 उससे भी पुराना है। अगर आप मॉडल की बात करें तो F-16 तो 70s में पाकिस्तान ने ले लिए थे। 71 वॉर के फौरन बाद पाकिस्तान ने F-16 ले लिए थे। मिराज हमने 80s में लिया है। और मिराज इज ए बेटर इक्विप्ड एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिकली, आर्मामेंट वाइज, मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी वाइज। जी चलिए, रामेश्वर यादव जी, ये तो हम बात करें कि किस तरह से वायुसेना यहाँ पर जवाब दे रही है, F-16 को मार गिराया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बैट की टीमों को तैनात किया जा रहा है, जो कवर फायर के लिए मुजाहिदीन को यहाँ पर लगाया जा रहा है, ये जो LOC पर लगातार सीज फायर हम देख रहे 15 से 20 जगह पर सीज फायर कर दिया, उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? ये तो नॉर्मल रूटीन चीज है, तो इसके अंदर कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। हमारी जो ट्रुप्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो डिप्लॉयड रहती हैं, वो पूरी तरह से चौकस है, अपने बड़े अच्छे डिफेंसेस के अंदर है, और उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग और बंदोबस्त की जो कार्रवाई होनी चाहिए लड़ाई के लिए वो पूरी है। तो उसमें हमको बहुत इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं देखना चाहिए। और ये जो बैट एक्शन जो होता है ये नॉर्मल रूटीन चीज़ रहती है LC के ऊपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, टोटली रूटीन चीज़ है जी। और ये सर आपसे जानना चाहेंगे सुखवीर धनखड़ जी, जो 2 मिनट अलर्ट की बात कही जा रही है, 2 मिनट अलर्ट अगर आसान शब्दों में समझें तो क्या है, और क्या इसे माने कि ये वॉर की तस्दीक करता है कि हाँ अब युद्ध शुरू हो चुका है? ऑलमोस्ट वो दोनों साइड वॉर के लिए तैयार हो गए हैं। और भारत ने भी अपने सारे एयरफील्ड अलर्ट कर दिए हैं और कैप रखनी ज़रूर शुरू कर दी होगी। कैप का मतलब है कॉम्बैट एयर पेट्रोल, मतलब हर एक एयरफील्ड पे कम से कम 2 हवाई जहाज हवा में तैयार रहते हैं, अगर कोई सिग्नल मिले डिफेंड करने के लिए भी, और अगर कोई अटैकर एयरक्राफ्ट आता है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जी। सर ये एक चीज समझना चाहेंगे, जो आपने बताया कि 2 मिनट अलर्ट का मतलब क्या हुआ, और ये डिग्री ऑफ रेडीनेस होता है, तो उसमें किस डिग्री पर है हम, ये समझना चाहेंगे आपसे। मुझे नहीं मालूम इन्होंने कितना अलर्ट अभी किया है। 2 मिनट अलर्ट का ये है कि एयरक्राफ्ट रनवे के एक छोर पे फुली लोडेड तैयार बैठे हैं, एयर क्रू फुल्ली ड्रेस्ड अप रेडी बैठे हैं, और एक सायरन की उनको ज़रूरत है भाग के एयरक्राफ्ट में घुसने की और टेक ऑफ करके इंट्रूडर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने की। जी जी। और यहाँ पर ये आपसे भी समझना चाहेंगे रामेश्वर जी, आपके लिहाज से क्या ये तस्दीक हो चुकी, घंटे बज चुके कि युद्ध शुरू हो गया, या फिर अभी भी वैसी स्थिति देखने को मिलेगी जो पहले हमने देखी थी कि गुरिल्ला वॉर जैसी स्थिति आती, कुछ दिन तक टेंस मॉल होता है, कुछ इधर से कुछ उधर से हमले होते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है?
देखिए, क्योंकि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया है, एलसी भी पार करी है, तो और उन्होंने भी इस प्रकार की कोशिश करी है आज सुबह के वक्त, तो इट इज़ ए स्टेट ऑफ वॉर। हाँ जी, ये है कि किस डिग्री की ये है, ये अभी तो बहुत लो लेवल की है जी। और मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तान हमारे कल का जो हमने उन पे जैश ए मोहम्मद के कैंप के ऊपर हमने स्ट्राइक किया था, उसके बाद उनका एक पॉलिटिकल कंपल्शन है कि कुछ ना कुछ किया जाए। हालांकि अगर आप पूरी विश्व के अंदर डिप्लोमेटिक स्थिति देखें तो भारत के पक्ष में ज़्यादातर देश भारत का पक्ष ले रहे हैं और इस बात को वो समझते हैं कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान से एमिनेट हो रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को अगर पनिशमेंट दी जाए तो वो चीज़ काफ़ी वाजिब है जी। और पॉलिटिकली अगर आप इस चीज़ को देखें कि पूरा जो वाक़या हुआ है कल सुबह के वक्त, जबकि सुबह 3:30 बजे हमने एलसी पार करी है, फिर आईबीबी पार करके हमने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक किया है, एक चीज़ हमने पूरे विश्व को जाहिर कर दिया है कि हिंदुस्तान के पास पॉलिटिकल विल है कि अगर जहां पर हमारा देश का हित है हम मिलिट्री ऑप्शन को फॉलो करने के लिए। इसका एक एग्जांपल आपको दे दूं सर, अभी अरुण जेटली का एक स्टेटमेंट आया था कि जब अमेरिका पाकिस्तान में घुस करके लादेन का खात्मा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और हमने उस चीज को करके दिखाया है। ये बात थ्योरी में नहीं है, ये प्रैक्टिकल करके दिखाई है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है। और दूसरी चीज, अगर आप डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर देखें तो आज की तारीख में जो पुलवामा अटैक था उसके बाद भारतीय विदेश सेवा और MEA ने जो एक्शंस लिए हैं, पूरे विश्व के सभी बड़े नेताओं को उन्होंने ब्रीफिंग करी है और ब्रीफिंग के अंदर उनको बताया है किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उनकी ज़मीन से पूरे आतंकी ये कार्रवाई है। ये एक खास बात है डिप्लोमेटिक वे में अगर आप बात करें तो चाइना में सुषमा स्वराज भी, आप दोनों का कमेंट चाहूंगे कि चाइना जो एक बहुत बड़ा सपोर्टर, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, देखिए उसके मार्केट में भी कुछ बचा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तेल खत्म हो रहा है, तब सब तरफ से बर्बाद तबाह है, तो किसके दम पर वो इतनी हेकड़ी दिखाता है? देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना एक बड़ा प्रैक्टिकल कंट्री है और वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं और उनका नेशनल इंटरेस्ट है इकोनॉमी के हिसाब से। जी, जी। और अगर आप देखें तो चाइना ने चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां पर कायम किया है, जिसके अंदर तकरीबन $60 अरब की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है उस इलाके के अंदर शांति रहे। अगर उस इलाके में अशांति रहेगी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उनका चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो सफल नहीं हो पाएगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये चाइना का आज की तारीख में सबसे बड़ा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, लेकिन अभी क्या सिचुएशन, धनखड़ जी आपको क्या लगता है चाइना का भी स्टेटमेंट क्या हुआ? क्योंकि वो इस चीज को तो निंदा करता है लेकिन मसूद अजहर को लेकर कुछ नहीं खुलकर कहता है सर। देखिए, चाइना इज प्लेइंग कार्ड वेरी क्लोज टू द चेस्ट। वो पाकिस्तान से उसके बहुत क्लोज रिलेशन रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत आर्मामेंट सप्लाई किया है, पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट रेगुलरली सप्लाई करता रहता है, बल्कि पहले जो अमेरिका से ये पाकिस्तान एयरक्राफ्ट लिया करता वो अब टोटली चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चाइना के स्टेक्स पाकिस्तान में बहुत हाई हैं, लेकिन चाइना इतना बड़ा कदम भी नहीं ले सकता कि वो ओपनली पाकिस्तान के साइड में आ जाए और ये टेररिस्ट कैंप्स। जी सर, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी, इस पर बात करूंगी क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि और जो देश हैं जो पाकिस्तान के बारे में कभी बोलते हैं फेवर में, उनका क्या हाल है। चलिए उस पर बात करने की, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई। सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, चाहे बाड़मेर की हम बात करें, चाहे हम श्रीगंगानगर की बात करें, चाहे हम जैसलमेर की बात करें, वहां पर अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां हैं। खासतौर पर BSF के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। और ये भी जानकारी मिल रही थी, जैसा हम आपको बताते थे, कि श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में विस्फोट भी हुए थे। आज 3 विस्फोट लगातार 2 मिनट के अंदर हुए थे, जिसके बाद वहां पर दहशत का माहौल भी था। और उसके बाद अपडेट ये निकल कर आया कि जो सीमावर्ती गांव हैं उनको खाली कराया जा रहा है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है और निगरानी बढ़ा दी गई है। इन सब को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि
आप समझ सकते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान जा चुका है। और जैसलमेर वाला जो बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया का, वहां से अक्सर आप देखते हैं कि घुसपैठ की कोशिश की जाती है। और श्रीगंगानगर का वो जो बॉर्डर जो पंजाब से लगता है, उससे कुछ दूर पर मसूद अजहर का, उसी बॉर्डर से कुछ दूरी पर मसूद अजहर का ठिकाना है, हेडक्वार्टर है बावलपुर में। उसको लेकर क्या कोई बड़ी स्ट्रैटेजी वहां से भी बनाई जाएगी? क्योंकि जब वायु शक्ति 2019 हुआ था, तब हमारे वायु सेना की शक्ति को देखा था और ये कहा गया था कि टारगेट कहां तक जा सकता है, कहां तक हम उड़ा सकते हैं, बावलपुर तक क्या हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं, सुभान अल्लाह मस्जिद जो है उसको क्या हम खत्म कर सकते हैं। ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके राजस्थान के, वो भी काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। और इसको देखते हुए वहां पर लोगों को भी पहले ये अपील की गई कि रात के वक्त, शाम के वक्त वो लाइट्स ना जलाएं। और उसके बाद जहां पर ज्यादा सेंसिटिव हालात देखने को मिल रहे हैं, वहां पर गांव को खाली भी करवाया जा रहा है। तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे जो दो मेहमान बने हुए हैं, तो अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस बैठक को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक कमेंट ले लेते हैं धनखड़ जी से। अब तक हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। धनखड़ जी, सीमावर्ती इलाकों को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होने वाली, क्योंकि वहां पर लगातार धमाके भी हो रहे हैं? वो अपना इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर दावेदार है जी कि अलर्ट रहें और स्पेशली द राजस्थान पुलिस सर्विस, जी they should be alert and take care of this. बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। ये वहाँ ज़्यादा कुछ मैं समझता नहीं कि जब तक कोई इस साइड में अटैक नहीं आएगा। वहां पर 2 विमान भी घूमते हुए दिखे थे, वो उसकी क्या वो वहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है, नजर रखा जा रहा है उस बॉर्डर पर? ये भारतीय सेना की तो तरफ से रेगुलर एक्सरसाइज होती है पेट्रोलिंग की, बोथ साइड में, बोथ साइड दोनों साइड में पेट्रोलिंग चलती रहती है। और उसका कोई ज्यादा नहीं लेना चाहिए। चलिए यादव जी, आप अगर देखेंगे ज्योग्राफी को देखें, अगर हम जैसलमेर बॉर्डर की बात करें या बाड़मेर की बात करें, श्रीगंगानगर की बात करें, तो वहां पर क्या स्थितियां दिखती? क्योंकि वहां पर ऐसा टेंस माहौल जम्मू कश्मीर की तरह कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन रास्ते इन्हीं के जरिए बनाता है पाकिस्तान। तो अभी की सिचुएशन में इन बॉर्डर्स को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन हो सकती है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वो JNK के अंदर है। जी जी करेक्ट, मनावर तावी तक है, ऊपर LC, करेक्ट। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, करेक्ट। सो जो भी अभी कार्रवाई हो रही है, अगर आप देखें तो ये सब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो अच्छा, रही क्या है। एक स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्योंकि हमने कई बार देखा पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया, और उस उल्लंघन में जब पूरी सेना को उधर हम डिप्लॉय कर देते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो घुसपैठ की कोशिश भी की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर पर पूरा फोकस करके क्या इन बॉर्डर्स के लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है? देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर है, BSF यहाँ पे एक फोर्स है जो इस इलाके की निगरानी रखती है और बड़े मुस्तैदी से ये करते हैं। उनके पास जो जो चीज़ चाहिए जो सुरक्षा के लिए उनके पास है। आज की तारीख में आर्मी इस इलाके में उस वक्त आती है जबकि लड़ाई करनी होती है, वो अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन JNK के अंदर क्योंकि वो लाइव बॉर्डर है, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड है LC के ऊपर, बीच में जो उनके साथ BSF भी है, तो उसके ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर। अगर ये जो आज की स्थिति है, अगर ये एस्केलेट करती है पूरी फुल फ्लेज वॉर के अंदर, तब शायद हमारे राजस्थान के इलाके में, पंजाब के इलाके के अंदर जो इंडियन आर्मी है वो डिप्लॉय करी जाएगी और प्रॉब्ली पाकिस्तान की तरफ से भी वो डिप्लॉयमेंट होगा। और उसके बाद जो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, ये बड़ी हायर लेवल के ऊपर पूरी प्लानिंग करी जाती है कि किस इलाके में हमला होगा, उसकी क्या उसके रिप्रिकॉशंस होंगे, फिर साथ के अंदर एयर फोर्स और नेवी के साथ क्या क्या हमारे जो कोऑर्डिनेशन होंगे। ये बड़े एपेक्स लेवल की चीज़ें हैं और वो स्थिति अभी इस वक्त मेरे को नहीं देखने में मिल रही है। जी सर, आपको क्या लगता है धनखड़ जी? जी हाँ, मैं एक और ऐड करना चाहूँगा जी कि पंजाब और उसके नॉर्थ में बोथ साइड्स आर हेवीली कंसंट्रेटेड और बहुत अच्छी तरह से वहाँ सेटल हुई हैं, बड़े एरियाज वेल डिफेंडेड हैं। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि भी स्टेलमेट होएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए कि भी कहीं तो कुछ फ़ायदा लें, ये एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाया जाता है। जैसे कि 71 वॉर में पाकिस्तान ने सरप्राइज अटैक किया था लोंगेवाल सेक्टर में, और मतलब
मैं तो ये कहूँगा सरासर, चाहे वो आफ्टर थॉट हो, कि वो सरासर बेवकूफ़ी थी। इतने ओपन एरिया में इतने सारे टैंक भेजें और ये कहें कि हम ब्रेकफास्ट जैसलमेर में खाएंगे, लंच जोधपुर में और डिनर दिल्ली में, ये बेवकूफ़ी थी। और सारे टैंक मारे गए सुबह एयरफोर्स, तो इसलिए। लेकिन एरिया ऑपरेशन बढ़ाने में भारतवर्ष का ये फ़ायदा है कि एक तो फोर्स ज़्यादा है, डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है, और एयर पावर भी पाकिस्तान सर एक मिनट रुकना चाहूंगी, चाइना की हम बात कर रहे थे क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां पर गई हुई है और ऐसे में चाइना का एक स्टेटमेंट सामने आया, पाकिस्तान को दो टूक चीन ने जवाब दिया है, सियासी फायदे के लिए आतंक बंद करे पाकिस्तान, चाइना ने ये कह दिया। आज दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है पाकिस्तान, और चाइना का ये स्टेटमेंट, धनखड़ जी क्या ये कहता है कि वाकई में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है? हाँ, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को चाइना से बहुत ज़्यादा ओपन सपोर्ट जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था वो मिल नहीं रहा है। लेकिन सर ड्रैगन पर भरोसा भी नहीं कर सकते यादव जी, क्योंकि वो कुछ कहता है, करता कुछ है, पल पल स्टेटमेंट बदलता है। नहीं, चाइना के जैसे मैंने बताया, चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, करेक्ट। उनकी दोस्ती पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी है, गहरी है, बहुत दिनों से है। उसके अंदर उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। आज की तारीख में अगर आप देखें, चाइना जिसका व्यापार यूएस के साथ बहुत ज्यादा है, एक ट्रेड वॉर उनके बीच में शुरू हो गई है। उसके बाद अभी चाइना, पाकिस्तान जैसी अमूमन कुछ स्थिति चाइना की भी हो रही है। नहीं सुनिए, अब चाइना चाहता है अपना व्यापार इंडिया के साथ बढ़ाए, क्योंकि इंडिया विश्व की सबसे बड़ा मार्केट है आज की तारीख के अंदर, तो उनका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया के साथ है। अभी अब दो चीजों को आप वे करिए, करेक्ट। वो चाहते हैं पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के अंदर, वो चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना, तो हिंदुस्तान को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनका पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट है उसको भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो एक बीच का रास्ता उसके अंदर निकाल रहे हैं। और इस वक्त जिस प्रकार से पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, पुलवामा में अटैक किया उन्होंने, हिंदुस्तान के साथ ईरान के अंदर भी उन्होंने इसी प्रकार का किया है, करेक्ट। सो उसके अंदर चाइना चाहता है इस इलाके में शांति हो, उसी में उनका इंटरेस्ट है। लेकिन सर इस बयान को देखें तो अभी भी चाइना बहुत सधे हुए तरीके से बोल रहा है, निंदा करता है, ये कहता है कि बंदो, लेकिन मसूद अजहर को लेके कुछ क्लियर नहीं कहता। देखिए, एक होता है बायलैटरल रिलेशंस, एक होता है मल्टीनेशनल रिलेशन। हर एक कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता है। सो इस वक्त जो हरकत पाकिस्तान ने की है, उनको ये लगता है कि अगर ये इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान की चलती रही और वो बड़ी इमोशनल हो के और कोई ऐसी लड़ाई वगैरह करना शुरू कर दें, तो उसमें नुकसान चाइना का भी होगा, क्योंकि उनका जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पस्त हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं इसलिए, और वो चाहते हैं हिंदुस्तान से व्यापार बढ़ाना, और हिंदुस्तान और चाइना के व्यापारिक इंटरेस्ट बहुत हाई है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो चाइना का बहुत नुकसान होगा, वो ये नहीं चाहेगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा। जी मैं सही कह रही हूं? आई थिंक दे विल बी न्यूट्रल। जी, वो पहले भी आप देखिए 71 में भी वो न्यूट्रल रहे हैं, उसके अंदर वो अपना इंटरेस्ट के हिसाब से करेंगे। पाकिस्तान की वजह से वो अपना काम क्यों खराब करेंगे? मैं एक और बात कहना चाहूँगा, चाइना का वेस्टर्न रीजन, सिंकियांग रीजन मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है। चाइना नहीं चाहता कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन और पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाए। और उइगर जो समाज की तरफ से जो अब तक हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर एक विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, तो शायद चाइना भी इस चीज से डर रहा है कि इसको खत्म करना जरूरी है। इसको खत्म ही नहीं करने का। सिंगजियांग में काफी रेडिकल एलिमेंट्स हैं, और उसके अंदर प्रूफ है कि पर जो दबे में पड़े हैं ये मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको एक आतंकवाद की एक सीढ़ी हथियार बनाने की कोशिश भी की जा सकती है, इस बात से भी डरा हुआ है चाइना। एग्जैक्टली, तो चाइना ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो है सिंकियांग रीजन में, इसको पाकिस्तान से नहीं मिलने देगा कभी भी, और इस हिसाब से दे वांट टू कीप देम अपार्ट अवे। तो और अगर ये इनको मिलने दिया तो फिर चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस में बहुत दृढ़ता आ जाएगी। देखिए एक चीज, दो चाइना नहीं चाहते, एक चीज और है, पूरा विश्व, यूएस देखिए, यूके देखिए, फ्रांस, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनकी बात पूरी दुनिया सुनती है, भारत के साथ, वो भारत के साथ हैं। और इस वक्त चाइना भारत से बिल्कुल विरुद्ध होके पाकिस्तान
जिसको सभी लोग देख रहे हैं कि टेररिज्म की ये पनाह देता है, उनके साथ अगर दिखाई पड़ेंगे जी उसके अंदर तो वो चाइना के अगेंस्ट ही जाएगी। और चाइना के बिजनेस इंटरेस्ट जो है सारे इन कंट्रीज के साथ हैं, करेक्ट। तो चाइना का अपना इंटरेस्ट है, प्लस चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत मैच्योर कंट्री है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में क्या यूएन में भारत की राह आसान होगी? क्योंकि अब बाकी सब लोग तो समर्थन में ला रहे हैं प्रस्ताव। अब इसके पहले भी जब 2016 पिछला जो में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस पे जो डिबेट हुई है, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने चाइना का जो पहला जो रुख होता था, उस रुख से अभी बदला हुआ रुख है। वो जो उसका वक्तव्य इशू किया गया, उरी अटैक के बाद भी वही स्थिति देखने को मिली थी। नहीं, उरी अटैक के बाद उरी के बाद उन्होंने प्रॉपर वीटो करा था और उन्होंने यूएन का जो प्रस्ताव हुआ था उसमें बिल्कुल गलत दूसरी बात बोली थी। अभी वो चुपचाप बैठ गए हैं और यूएन ने प्रस्ताव पास कर दिया है जिसमें पाकिस्तान और जैश-ए मोहम्मद का नाम है। पहले चाइना की वजह से वो चीजें नहीं आती थी, करेक्ट। अभी उन्होंने खुल के बात करी है, तो चाइना का भी रुख जो अभी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से हरकत कर रहा है वो चाइना के इंटरेस्ट में भी नहीं है। और चाइना एक बड़ा कंट्री होने के नाते और एक सुपर पावर, इमर्जिंग सुपर पावर होने के नाते वो नहीं देखना चाहते हैं कि वो टेररिस्ट जो स्टेट है उसके साथ खड़े हुए हैं। जी चलिए सर, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, थल सेना के हमारे रिटायर्ड डीजी हैं इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव और रिटायर्ड विंग कमांडर सुखवीर धनखड़ भी हैं। यानी कि हम दोनों सेनाओं की जो महत्ता है, जिस तरह से वो यहाँ पर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, उस पर हम लगातार समझने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें कि वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन हमारी भारतीय वायुसेना ने उन्हें यहाँ से खदेड़ा है। क्या कुछ हालात बन सकते हैं, क्या स्थिति हो सकती है और किस तरह से वायुसेना अलर्ट मोड पर है? चलिए हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल आर यादव, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, पूर्व डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री के। सर आपका स्वागत है। रिटायर्ड विंग कमांडर सुखवीर धनखड़ जी भी हमारे साथ बने हुए। सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे सर जानना चाहेंगे यादव जी, क्या तैयारी अब जिस तरह से की जा रही है और एक के बाद एक अलर्ट मोड पर एयरपोर्ट को रखा गया है, ये रूटीन ही है? जब इस तरह के हालात बनते हैं, स्थिति बनती है, तो ऐसा करना लाजमी? ये देखिए, ये ग्रेजुएटेड रिस्पांस है जी। अभी जो हालत हमारे सामने है उसमें सिर्फ एयर बैटल जो है उसकी शुरू की शुरुआत है जी, करेक्ट। अगर ये चीज और ये पूरी जो कार्रवाई चल रही है ये सिर्फ JNK के अंदर ज़्यादा लिमिटेड है, बाकी इलाकों में पाकिस्तान एयरफोर्स दिखाई पड़ रही है, अपने इलाके के अंदर है। और जो उनकी ये एक्टिविटी है ये इनकी नॉर्मल रूटीन सर्वेलेंस की एक्टिविटी है। ये देखने के लिए ऐसा तो नहीं कि इंडियन एयरफोर्स नीचे के इलाकों के अंदर पंजाब या राजस्थान के अंदर भी तो कोई घुसपैठ की कार्रवाई ना कर ले। सो दैट इज़ मोर ऑफ डिफेंसिव। और लेकिन JNK के अंदर जो है हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है, उनके IB को पार करके बालाकोट तक हम गए हैं, जो कि पख्तूनवा उसमें खैर पख्तूनवा उनके प्रांत के अंदर है। सो अभी जो हालत है अगर ये और एस्केलेट होगी तो शायद उसके बाद आर्मी का जो मोबिलाइजेशन है वो शायद किया जाएगा, जो अभी इस वक्त मेरे को नहीं देखने में आता है। एक्सेप्ट, हालांकि मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसके लिए, लेकिन जो सेंसिटिव इलाके हैं उनमें ज़रूर कुछ जो हमारी ट्रुप्स हैं उनके दस्ते वहाँ पे तैनात रहेंगे, ताकि वो दुश्मन पाकिस्तान हमको किसी प्रकार से कोई सरप्राइज देकर कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जो कि हमारे देश के हित में ना हो। बिल्कुल, लेकिन सर जम्मू कश्मीर की आपने बात की, वहाँ पर तो है सबसे पहले स्टार्ट भी वहीं से हुआ। एयरपोर्ट की बात की जाए, अलर्ट मोड पर है, फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, लेकिन एक एक करके जो बॉर्डर एरिया है वो सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट मोड पर रखते हुए फ्लाइट भी रद्द की जा रही है। तो ऐसे में क्या एहतियात के तौर पर ये किया जा रहा है कि किसी तरह का कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया जाए तो एटलीस्ट हम सफर ना करें? ये एहतियात के लिए है, क्योंकि अगर पाक एयरफोर्स कोई एक्शन लेगी तो सबसे पहले एयरफोर्स का जो टारगेट होता है वो एयरपोर्ट होता है दुश्मन का, क्योंकि अगर एयरपोर्ट ही नहीं होगा तो वहां से उड़ाने कैसे भरेंगे। तो इसको ये काउंटर एयर ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर दुश्मन के जो एयरपोर्ट्स हैं सबसे पहला निशाना है। और ये जो है लेह, श्रीनगर, आपका जम्मू, फिर पठानकोट, उसके नीचे अमृतसर, अगर आप देखें बॉर्डर के पास, और राजस्थान के अंदर जो है बीकानेर है, जैसलमेर है, ये बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। अगर वहाँ से F-16 आते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर वो लोग एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। तो ये एक प्रकार के सुरक्षा के लिए और एक ये अलर्ट है कि इस प्रकार की अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए। बिल्कुल। सुखवीर जी, F-16 की बात करते हैं हम पहले एक और ऐड करना चाहूँगा।
कि ये बेसिक वॉर की स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले एयरपोर्ट्स पे अटैक होते हैं ताकि दुश्मन की एयर पावर को कमजोर किया जाए, खत्म कर खत्म किया दें, जाए। खत्म कर दें। जी जी। तो और उनको अटैक करने का मौका नहीं ले। एयरपोर्ट अलर्ट में ये है कि अगर कोई सिविल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते रहते हैं तो वो रेडार को क्लटर बढ़ा देते हैं और उनको पता नहीं रहता कि ये सिविल है या एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। तो रेडार्स को एयरपोर्ट्स के नज़दीक और अपने जितने भी वीएस वीपीज हैं उनके आसपास क्लियर स्काई चाहिए, क्लटर फ्री स्काई चाहिए, ताकि वो अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है तो वो विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एयरक्राफ्ट। तो इसलिए एयर स्पेस सारी रेस्ट्रिक्ट कर दी अलर्ट, जाती है। हाँ, अलर्ट मोड पर और फ्लाइट्स भी यहाँ रद्द की गई इसीलिए। F-16 की अगर बात करें, ये सर F-16 को जरा समझाइए, ये पाकिस्तान के पास है, यही एंटर आज इसने किया है, हालांकि एक F-16 को हमने ढेर भी किया है, इसे जरा समझना चाहिए। देखिए ये F-16 एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास पिछले लगभग 30-40 साल से ये F-16 है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, एयर डिफेंस और एयर अटैक्स में दोनों में इस्तेमाल। हाँ, और अमेरिकन एयरफोर्स इसको रेगुलरली अपग्रेड भी करती रहती है। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अपग्रेड होते रहे विथ लेटेस्ट एवियोनिक्स आर्मामेंट, ये अपग्रेड। बिल्कुल, इसकी वर्किंग कैसी होती है सर वो भी समझेंगे, लेकिन आपको